मुझे लगता है कि आप एक क्रांति शुरू कर रहे हैं। बढ़ता हुआ यहूदी विरोध वैश्विक यहूदी समुदाय के सामने ऐसी चुनौतियां पेश कर रही है जो पहले कभी नहीं थी। सबसे हाल में आसन और स्पष्ट शारीरिक खतरे। एयाल ओस्ट्रिंस्की करेन कायमेत लइस्राएल यहूदी नेशनल फंड के नए चेयरमैन हैं। संक्षेप में KKLJNF, जिसे हिब्रू में काकाल कहते हैं। JNS स्टूडियो में स्वागत है एयाल। आपने जनवरी में पदभार संभाला। मुझे लगता है कि आप KKL के अब तक के सबसे युवा चेयरमैन हैं। बिल्कुल। तो ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है और आपके पास कुछ क्रांतिकारी योजनाएं हैं, खासकर जब बात प्रवासी समुदाय फुटसौत की आती है। आइए इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप उन चुनौतियों को देखें जिनका सामना KKL कर रहा है, तो आपको मूल रूप से उन चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालना होगा जिनका सामना यहूदी दुनिया कर रही है। और आप ये नहीं कह सकते कि जो पहले था वही अभी भी है। ये तथ्य कि बढ़ती यहूदी विरोध सामने आ रही है, ये वैश्विक यहूदी समुदाय के सामने ऐसी चुनौतियां पेश कर रही है जो पहले कभी नहीं थी। अभी हाल ही में विदेशों में यहूदी समुदायों के सामने आसन्न और स्पष्ट शारीरिक खतरे और कभी-कभी मानव जीवन के लिए खतरा हमें ऐसी चुनौती देता है जिसका सामना हमने पहले नहीं किया था, जैसा कि मैंने कहा। और हमें मूल रूप से ऐसे कार्यक्रम लागू करने की जरूरत है जो हमारी समुदायों को यहूदी विरोधी भावना के उन प्रभावों से पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करें। और इसलिए हम सुरक्षा, यहूदी समुदायों की सुरक्षा, समुदाय की दृढ़ता, आपातकालीन तैयारी में भारी निवेश करने जा रहे हैं। ऐसे मुद्दे जहां हम पिछले 5 वर्षों में जितना जरूरी था उतना सक्रिय नहीं रहे, और उससे पहले भी। साथ ही यहूदी समुदायों, युवा आंदोलनों, कैंपसों और अन्य स्थानों में यहूदी नेतृत्व का विकास करना, जहां हमें मजबूत यहूदी नेतृत्व की जरूरत है ताकि हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके सामने मजबूती से टिके रह सकें। अब लोग कहेंगे, काचोल प्रवासी यहूदियों में अच्छा पैसा क्यों लगा रहा है? आमतौर पर तो इसका उल्टा होता है, प्रवासी यहूदी इजराइल को पैसा देते हैं। इसी कारण हमें अभी प्रवासी यहूदियों में निवेश करना चाहिए। ये तथ्य कि दुनिया भर के यहूदियों ने मूल रूप से वो धन दान किया है जिसका इस्तेमाल KKL अभी इजराइल की जमीन और उसकी आमदनी के लिए करता है। वे जमीनें दुनिया भर के यहूदियों ने खरीदी थीं और अभी हमें वापस लौटाना है। क्यों? क्योंकि अभी दुनिया भर के यहूदियों और इजराइल के बीच का रिश्ता सिर्फ दान और दुनिया भर के यहूदियों के इजराइल को समर्थन पर आधारित नहीं होना चाहिए। इजराइल यहूदी लोगों का देश होने के नाते, यहूदी लोगों का मातृभूमि होने के नाते अभी खड़ा होना चाहिए। दुनिया भर के यहूदी लोगों और समुदायों को हाल के वर्षों में बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करनी चाहिए। हमें ये जरूर करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है दुनिया भर में बढ़ता हुआ यहूदी विरोध। और आपने इस समस्या से भी निपटने का फैसला किया है। किस तरह? सबसे पहले हमने अपने ऑपरेटिंग बजट में हर साल यहूदी विरोध से लड़ने और कैंपसों में नेतृत्व विकसित करने के लिए निवेश की जाने वाली राशि को दुगना कर दिया है। इस समय दुनिया भर में यहूदियों के लिए माहौल सबसे कठिन है। वार्षिक राशि 3 मिलियन शेकल से बढ़कर 6 मिलियन हो गई है। इसके अलावा हम 2 चीजें करने जा रहे हैं। पहला, हम यहूदी संगठनों द्वारा यहूदी विरोधी भावना से लड़ने और कैंपसों में यहूदी नेतृत्व विकसित करने के प्रयासों में भारी निवेश करने जा रहे हैं। हम ऐसे यहूदी संगठनों का समर्थन करने में लगभग 10 से 20 मिलियन शेकल का निवेश करने जा रहे हैं। और दूसरी ओर हम बनाने जा रहे हैं। हम यहूदी एजेंसी के साथ साझेदारी बनाने, यहूदी सुरक्षा, समुदाय की मजबूती और आपातकालीन तैयारी के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। KKL से हर साल लगभग 20 मिलियन शेकल के निवेश के साथ दुनिया भर की यहूदी समुदायों के साथ काम करने के लिए, जहां लगभग 200 या उससे अधिक यहूदी रहते हैं, आपको उन्हें और उनके नेतृत्व को ज्यादा जागरूक, ज्यादा तैयार और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनाने में मदद करनी होगी। इन्हीं बातों पर हम विचार कर रहे हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम यहूदी विरोधी भावना के प्रभावों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं।
अब काचोल के मूल मिशन पर लौटते हैं। अगर आप चाहें तो उसे एक पर्यावरण संगठन कह सकते हैं, इजराइल का सबसे बड़ा पर्यावरण संगठन। इसके अलावा आप काफ़ी पैसा निवेश करते हैं और बजट भी बड़ा है। अगर मैं गलत हूं तो सुधारिए, पर काचोल के पास इजराइल की 13% जमीन है। आप निवेश करते हैं और उन समुदायों के विकास और पुनर्निर्माण में मदद करते हैं जो अब 7 अक्टूबर की घटना से प्रभावित हुए हैं, खासकर उत्तर और दक्षिण में। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको थोड़ा सुधारना चाहूंगा जरूर। और कहना चाहूंगा कि केकेएल का पहला उद्देश्य पर्यावरण संगठन बनना नहीं था, बल्कि बस्तियों के विकास का संगठन बनना था। हमें उत्तर और दक्षिण में गलील, नेगेव, अरावा क्षेत्र, गाजा से लगे सीमावर्ती इलाके, उत्तरी सीमा क्षेत्रों और गोलान में बस्तियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा इजराइल की राष्ट्रीय वन सेवा बनना हमारा दूसरा लक्ष्य है। और तीसरा है, मान लीजिए, एक पर्यावरण संगठन होना। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता था कि जब मैंने पद संभाला तो मुझे सोचना पड़ा कि केकेएल को किस दिशा में जाना चाहिए। मैंने कहा कि हमें अपनी कोशिशें मुख्य मिशनों पर केंद्रित करनी चाहिए और हमें उत्तर और दक्षिण में निवेश करने के लिए रणनीतिक योजनाएं बनानी होंगी। हमें अपने जंगलों में भारी निवेश करने की जरूरत है और उन एकड़ों की संख्या बढ़ानी है जो मूल रूप से वानिकी के लिए है, और उनमें हमें और अधिक पेड़ लगाने होंगे और जनता के हमारे जंगलों में आने के लिए और अधिक बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। ये हमारे वानिकी के मुख्य मिशन है। मैंने बस्तियों का भी जिक्र किया था। हमें उत्तर और दक्षिण की सीमाओं पर कृषि का समर्थन करने के लिए जलाशयों में भी निवेश करने की आवश्यकता है। हमें नगरपालिकाओं और जंगलों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में निवेश करना चाहिए। और ये सभी हमारे वर्तमान लक्षित मिशन हैं। यहूदी शिक्षा के साथ साथ, जैसा कि हमने प्रवासी समुदाय में निवेश और इजराइल में यहूदी शिक्षा के प्रयासों के बारे में बात की है, ये हमारे कार्यकाल में मुख्य फोकस क्षेत्र है। और 7 अक्टूबर ने इस पर किस तरह से असर डाला है? 7 अक्टूबर के बाद से उत्तर और दक्षिण में प्रयास कहीं ज्यादा, कहूं तो तुरंत असर और तुरंत जरूरत बन रही है, जिसका मतलब है कि केकेएल को उन समुदायों के लिए वहां होना चाहिए और जरूरी है जिन्हें 7 अक्टूबर को मारा गया, अगवा किया गया और तबाह कर दिया गया। हमें उनके पुनर्निर्माण में मदद करनी है। हमें उन्हें फिर से बसाने, पुनर्विकास करने वगैरह में मदद करनी है। और उत्तरी सीमा पर युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है, यहां तक कि पिछले हफ्तों तक भी ये अब भी जारी है। 7 अक्टूबर के बाद से उत्तर हिजबुल्लाह के रॉकेटों, मिसाइलों आदि का निशाना बना हुआ है और ये कुछ हफ्ते पहले तक भी होता रहा। तो मूल रूप से उन इलाकों में हम पुनर्वास के प्रयासों पर काम कर रहे हैं। हमने दक्षिण में नीर ओज के पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए 75 मिलियन शेकल निवेश करने का फैसला किया है। 30 मिलियन शेकल उत्तर में मनारा में, 115 मिलियन शेकल सभी किबुत्जिम और मोशाविम में जो उत्तरी सीमा रेखा पर हैं और जिन्हें हिजबुल्लाह ने जितने समय तक निशाना बनाया। और हमने सीधे उन बस्तियों की मदद करने में और वहां की नगरपालिकाओं की मदद करने में निवेश किया है, रणनीतिक परियोजनाओं में, ताकि वे फिर से निर्माण कर सके। और साथ ही हमने कफर अजा की आबादी को रुचामा में अस्थायी घरों में बसाने में भी निवेश किया है और अभी हम कफर अजा में भी उनकी मदद कर रहे हैं। और हमने उन 13 या 14, माफ कीजिए, गाजा सीमा से सटी लाल बस्तियों में से हर एक को, जिन्हें हमास ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया था, मदद दी है। उनमें से हर एक के लिए हमने एक विकासशील मोहल्ला अस्थायी घर लाए हैं, ताकि युवा, वयस्क और वे समूह जो उन क्षेत्रों में आकर बसना चाहते हैं, उन्हें घर मिल सके। तो हमने उत्तर और दक्षिण में 23 से 25 के बीच लगभग 1.5 मिलियन शेकल का निवेश किया है। सिर्फ इस साल ही हमने उत्तर में प्रयासों के लिए 1 अरब शेकल से अधिक का निवेश किया है। 1 अरब शेकल उत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों में। मुझे लगता है कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, खासकर उन समुदायों के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और हमारे मूल्यों व मिशन का हिस्सा हैं, 7 अक्टूबर से पहले भी। जब से आपने चेयरमैन का पद संभाला है, तब से एक सबसे विवादास्पद मुद्दा जो सामने आया,
मेरा ख्याल है अप्रैल में, वो ये था कि हिब्रू प्रेस में ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि आपने या कम से कम काचोल ने ये फैसला किया है कि यहूदिया और सामरिया में फार्म्स को फंडिंग देना बंद कर दिया जाएगा। और आपने कहा कि मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा कि मामला ऐसा नहीं है। यहूदिया और सामरिया में कृषि फार्म्स को हम समर्थन नहीं देंगे। शैक्षिक फार्म्स, जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा है, और वे वहां जोखिम में पड़े युवाओं के साथ काम कर रहे हैं ताकि उन्हें फार्मों पर लाने के बजाय उनके समुदायों में वापस लाया जा सके, वहां हम समर्थन करेंगे। मुद्दा ग्रीन लाइन हाँ या नहीं था। असली मुद्दा फार्मों की प्रकृति थी। शैक्षिक फार्म्स, हाँ, कृषि फार्म्स जहां कभी कभी माहौल अगर सहमति नहीं है और वहां हिंसा होती है तो हम समर्थन नहीं करेंगे। फिर भी आलोचक वापस आए और बोले, आपने संगठन की नीति बदल दी है। और आप उन्हें क्या जवाब देते हैं? सबसे पहले जो नीति 2022 में लागू की गई थी वो शैक्षिक फार्मों का समर्थन करने के लिए थी। कुछ लोगों ने उस नीति को लिया और मूल रूप से यहूदिया और सामरिया में कृषि फार्मों का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब ये वो मूल उद्देश्य नहीं था जो हम करना चाहते थे। हमने ऐसा करना तब बंद कर दिया जब बाइडेन प्रशासन ने उन फार्मों में से कुछ पर मूल रूप से प्रतिबंध लगा दिया, तो हमने बंद कर दिया। और इस प्रयास को फिर से शुरू करने के लिए हमने इस बात पर सहमति जताई है कि ये केवल शैक्षिक फार्मों में ही होगा, जो फार्मों का एक छोटा हिस्सा है, और कृषि फार्मों में नहीं, जो कि हमारा उद्देश्य नहीं था और ये हमारे मुख्य मिशन का हिस्सा नहीं है। तो एक बार फिर मुझे जेएनएस के पाठकों और उन दर्शकों के लिए जो इस बहस की जटिलताओं को पूरी तरह नहीं समझते, समझाने दीजिए। लेकिन आप 2.5 साल से लेबर के प्रतिनिधि के रूप में इस पद पर हैं, और फिर आपके बाद लिक्यूड के एक प्रतिनिधि आएंगे। मैं पूरे लिबरल ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेबर का नहीं। लेकिन आपको लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था या नहीं? नहीं, मैं लिबरल ब्लॉक का प्रतिनिधि हूँ, सहमति से चुना गया उम्मीदवार। मैं किसी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। और जो व्यक्ति आपकी जगह लेगा वो भी प्रतिनिधि होगा, या उसे लिक्यूड के किसी गुट का प्रतिनिधि माना जाएगा। और क्या वे उस नीति को बदल सकते हैं? क्या वे उसे बदलने में सक्षम होंगे? उनके पास बोर्ड में नीति बदलने के लिए बहुमत नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये नीति स्पष्ट, मजबूत और ठोस है, और मुझे लगता है कि इसे बोर्ड के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। हमने उन दक्षिणपंथी तत्वों से भी समझौता किया है जिन्होंने इन प्रयासों का समर्थन किया था, और केवल शैक्षिक फार्मों में काम करने पर सहमति बनी है। तो ककाओ का काम करने का तरीका यह है कि इसमें लगभग 37 लोगों का एक बोर्ड होता है। मुझे कहना होगा, ये इजराइल की किसी कंपनी का सबसे बड़ा बोर्ड है, और ये पूरे ज़ायनिस्ट स्पेक्ट्रम के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें धार्मिक ज़ायनिस्ट प्रतिनिधि शामिल हैं। दाएं से स्मोट्रिच पार्टी और बाएं तरफ मेरिट्स और लेबर, जिसे अब डेमोक्रेटिक कहा जाता है। एक तरफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हरेदीम, दूसरी तरफ रिफॉर्म और कंजर्वेटिव यहूदी समुदाय। ये एक बहुत विविध बोर्ड है और इसलिए बहुत जटिल बोर्ड है। इसीलिए मैं ऐसे काम करने से बचता हूं जो सर्वसम्मति से बाहर हों, और सर्वसम्मति वाले क्षेत्रों पर ध्यान देता हूं। और हम उन मुद्दों पर बहुत मेहनत कर रहे हैं जहां हमारी सहमति नहीं है, ताकि ऐसे समाधान निकाले जा सकें जो सर्वसम्मति का प्रतिनिधित्व करें। तो फिर से, मैं कई सालों से काचल को कवर कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो काफी क्रांतिकारी है। आप एक युवा व्यक्ति के रूप में शुरुआत कर रहे हैं, 2 बच्चों के पिता हैं, जैसा कि आपने कहा। मुझे लगता है कि आपकी उम्र 40 है। आपने जून में 42 पूरे किए। मजल टॉफ, धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो आप शुरू कर रहे हैं वो इस बहुत पुराने संगठन में एक पूरी क्रांति है जिसमें हम सभी दान दिया करते थे। आप जानते हैं, हम आपके लिए जेएनएफ के डिब्बों में पैसे डाला करते थे, और मुझे नहीं पता कि क्या वे अब भी दुनिया भर में मौजूद हैं या नहीं। बिल्कुल, वे अभी मौजूद है, लेकिन अभी हम उन्हें ज्यादातर स्मृति चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
स्मृति चिन्ह। अब हम वैश्विक यहूदी समुदाय से अपील करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं चलिए इस संबंध को फिर से मजबूत करते हैं। जैसे कि आप इजराइल में पेड़ लगाने के लिए पैसे देते हैं, 36 से $54, कुछ पेड़ों के लिए शायद $90 तक। शायद हम संबंध बढ़ाना चाहते हैं, दान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि केकेएल और वैश्विक यहूदी समुदाय के बीच गहरा संबंध बनाने के लिए, उदाहरण के लिए पेड़ लगाने के माध्यम से। अगर बड़े दृष्टिकोण से देखें तो आपके बच्चों, इजराइल और काका के लिए आपकी क्या सोच है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस क्रांति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो असल में ये है कि ये कोई ऐसी क्रांति नहीं है, क्योंकि केकेएल ने पिछले वर्षों में शानदार काम किया है और इसलिए केकेएल एक प्रासंगिक संगठन है। हालांकि हमारी छवि को लेकर कुछ समस्याएं थीं, हमारी प्रभावशीलता को लेकर कुछ समस्याएं थीं, हमारे मूल मूल्यों और मिशन पर ध्यान केंद्रित करने में कुछ समस्याएं थीं, और यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। केकेएल की सार्वजनिक छवि को पुनर्स्थापित करने की योजना, मूल रूप से फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमारी सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए, लागत कम करके, उड़ानें कम करके, मीडिया और सम्मेलनों का समर्थन कम करके और इसी तरह। और मूल रूप से मान लीजिए मीडिया कवरेज पाने के लिए उत्सुक रहें, उदाहरण के लिए प्रेस के साथ कड़ी मेहनत करें। हम जो कर रहे हैं उसे प्रस्तुत करें, अधिक प्रासंगिक बने, ज्यादा दिखाई दे, अधिक प्रभावी हो और तेजी से काम करें। मैंने तो इस बात पर भी जोर दिया है कि जब फैसले लेने की बात आती है तो हमें पहले से भी तेज होना चाहिए, और यही बदलाव मैं केकेएल में लाने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि एक युवा व्यक्ति होने के नाते मेरे पास ये फायदा है कि मैं पुरानी धारणाओं का बंदी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हम अपने काम, उसे करने के तरीके, उसकी गति और उसे जनता के सामने पेश करने के तरीके पर नए विचार लाएं। मुझे लगता है कि पिछले 6 महीनों में हमने ऐसा रास्ता चुना है जो केकेएल को बेहतर जगहों तक ले जाएगा, और उम्मीद है ये असर डालेगा, यह हमारे संगठन में एक सकारात्मक सार्वजनिक बदलाव लाएगा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि एक अच्छा उदाहरण है, मुझे नहीं पता कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। हाल ही में आपने एक नया फॉरेस्ट हब उद्घाटित किया जिसमें एक कैफे और एक गेटवे है। क्या आप हमें इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को जंगल में लाया जाए। अब इसका सबसे ज्यादा महत्व उन इलाकों में है जहां आपके पास समुद्र, सागर या बीच नहीं है, जहां जंगल ही जनता के लिए मुख्य प्राकृतिक आकर्षण है। और यरूशलेम और मध्य यहूदा कॉरिडोर के क्षेत्रों में यही उस भावना का सबसे शुद्ध रूप है। और इसका मतलब है कि जब हम यरूशलेम के चारों ओर एक हरित पट्टी विकसित करते हैं तो हम जनता को राहत, मनोरंजन और मूल रूप से, आप जानते हैं, बस घूमने के लिए एक जगह देते हैं, हवा को अलग तरह से महसूस करना। अब यट केनेडी में जो हमने किया, हमने मूल रूप से पूरे क्षेत्र को नया रूप दिया, लेकिन हमने वहीं नीचे एक कॉफी शॉप भी बनाई है। कॉफी शॉप मुख्य रूप से लोगों को आने के लिए आमंत्रित करती है। लोग जंगल के साथ साथ कॉफी के लिए भी आते हैं, जिससे ये जगह और आकर्षक बनती है। और हम ये सटाफ में भी करते हैं, हम ये बार बाहर में करते हैं, हम इसे कई जगहों पे करते हैं जहां हम इसे वन केंद्र कहते हैं, ताकि लोग आ सकें, अपने परिवार के साथ कॉफी का आनंद ले सकें और फिर जंगल में घूमना शुरू करें या जारी रखें और फिर कॉफी शॉप्स में अच्छा समय बिताएं। ये लोगों को जंगल की ओर आकर्षित करता है और इससे हम लोगों को एक शानदार माहौल दे पाते हैं। हाँ, जो नहीं जानते उनके लिए याद कैनेडी ही कैनेडी मेमोरियल है। उस समय अमेरिका में जीएनएफ द्वारा दान किया गया था, लेकिन अभी इजराइल में केकेएल, ग्लोबल केकेएल, इस पूरे क्षेत्र को सार्वजनिक उपयोग के लिए फिर से विकसित कर रहा है। तो केकेएल किस साल में स्थापित हुआ था? 1901। हम जश्न मनाते हैं। हम इस साल स्थापना के 125 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं अपने मूल सवाल पर लौटता हूं। ये मेरा आखिरी सवाल है। भविष्य के लिए आपकी क्या दृष्टि है? उम्मीद है, मैं चाहता हूं कि केकेएल हो। जैसा कि आपने कहा, केकेएल को सबसे बड़ा पर्यावरण संगठन के रूप में देखा जाए, लेकिन साथ ही उत्तर और दक्षिण में सबसे बड़ा बसावट संगठन भी माना जाए। इजराइल सरकार के बाहर और इजराइल सरकार के साथ साथ और यहूदी शिक्षा और सियोनवादी शिक्षा का समर्थन करने वाला सबसे बड़ा संगठन, चाहे वो इजराइल में हो या प्रवासी यहूदी समुदायों में, पूरी दुनिया में।
मैं उन सभी को शामिल करना चाहता हूं जो जंगलों का आनंद लेते हैं, उत्तर दक्षिण और इज़राइल के ग्रामीण इलाकों के लोग। और दुनिया भर के यहूदी जानते हैं कि केकेएल उनके लिए सबसे प्रासंगिक और मौजूद रहने वाला संगठन है, जहां भी उन्हें हमारी जरूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको इस बहुत बड़े मिशन में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। तजार तलाबा। यहाँ होना बहुत अच्छा लगा।